Hi and welcome to CyberPeace TV. My name is Aindri and it is an absolute pleasure to welcome Shri M.A.K.P. Singh, a significant voice in the Indian energy sector and a powerhouse in critical information infrastructure cybersecurity. 5 साल पहले एआई की कोई नहीं बात करता था। यही चीज़ें जो है ना हम ये बताना चाहते हैं मैनेजमेंट को, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए कि आज की डेट में हमको एलएलएम की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देना है और एआई रेटिंग पर। सो दैट एंड लॉस दैट दे सफर्ड एंड द अपॉर्चुनिटी लॉस टू सेल एंड जनरेट द रेवेन्यू, दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो किसी टेक्स्ट बुक पर ना जाएं, क्योंकि ये जो थ्रेट लैंडस्केप है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है और इसके प्रारूप बदलता जा रहा है। AI system, they can call autonomously APIs and move data and take chain actions, and these actions can be malicious also। और intrusion prevention का रेशियो, मतलब आप जो है ना जितने डिटेक्ट किए और प्रिवेंट कितने किए, उसका एक रेशियो इंडिकेट करता है कि आप कितनी इफेक्टिवली उसको प्रिवेंट कर पा रहे हो। वेलकम सर, आज यहाँ आने के लिए थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी, बहुत बेसिक सवाल पूछूंगी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता कौन है और उनकी ज़रूरत क्यों होती है, स्पेशली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर वो होता है जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो भी साइबर एसेट्स होते हैं उनमें होती है, और उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस करके कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कि पावर जनरेशन होता है, या फिर आप फिर कोई प्रोडक्शन में वहाँ पे कोई इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे होता है। तो वो वहाँ पे उनका रोल बहुत अहम है, क्योंकि वो जो होते हैं वो कंपनी की जो विज़न होते हैं, बिजनेस विजन होते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने रिस्क जो भी हैं साइबर थ्रेट्स के से जो भी उनके रिस्क आ सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और जो हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सर्टिन हो गया, एनसीआईपीसी हो गया है, तो और उनके जो कंप्लायंसेस होते हैं उनका वो पूरा देखभाल करते हैं, वही जिम्मेदार होते हैं। दूसरा ये है कि जो भी ऑडिट्स, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, उसके जो भी नॉन कंप्लायंसेस निकलते हैं वो, या वल्नरेबिलिटीज उस टाइम में पाई जाती है, तो उसको वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक ये है, उनकी जो अहम भूमिका है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारीगण हैं, अफसरगण हैं, जो एक आम तौर पर साइबर सिक्योरिटी के से वास्ता नहीं रखते, उनको साइबर सिक्योरिटी अवेयर कराना, और इन जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना, इन द टर्म्स दैट एवरीवन इज साइबर अवेयर and knows how to keep their system safe and secure from threats। सर तो आप कह रहे थे साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि मतलब आपके सिस्टम्स को वो डीडॉस अटैक कर कर आपको जब वो सिस्टम चाहिए अब वो अवेलेबल ना हो। तो एक जैसे कि मान लो हम अपना जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं और हमारे वो जनरेशन बढ़ाने की क्षमता को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जैसे कि हम जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं, हमारे जो गवर्नर वाल्व होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो हमारी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। या एग्जाम कहें, जैसे कि हम अपना जैसे हमारे टिकटिंग, जैसे कि रेलवे में टिकटिंग एक बहुत अहम है, अब वो हमारे टिकट से नहीं निकल रहे, है ना? जैसे कि हम अपने ट्रेन को मैनेज करना चाह रहे हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक वो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर्स बेसिकली क्या है कि या तो इंडिविजुअल भी होते हैं या फिर वो स्टेट नेशन एक्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल वो अपने एक किसी कंट्री के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जैसे कि चाइना का एक एक्टर ग्रुप है रेडिको, और पाकिस्तान का है ट्रांसपेरेंट ट्राइब एक्चुअली। तो ये एपीटी ग्रुप्स बोलते हैं, और ये जो इनके जो अटैक्स हैं बड़े ही प्रोफेशनल अटैक्स होते हैं, और इनको काउंटर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं,
और मैन पावर की जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे थ्रेट एक्टर्स ने अपने आप को अपने हमारे जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं, उसके अंदर अपने आप को प्री पोजीशन कर लिया है। मतलब वो जब चाहे तब अटैक लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कुछ है वो वोल्ट टाइफून हो गया, साल्ट टाइफून हो गया। तो इस तरह के अटैक्स हैं और जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक अपने आप में एक कार्टेल भी बना लेते हैं। अभी जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर में एक अटैक हुआ था, तो उसमें जो 3 ग्रुप जो निकल के सामने आए थे, वो साथ में मिलकर उन्होंने एक कार्टेल टाइप का बनाया। स्कैटर स्पाइडर, लैप्सस डॉलर और शाइनी हंटर्स। और ये बेसिकली क्या लॉन्च करते हैं, रैनसमवेयर टाइप का अटैक, जिसमें क्या है कि वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके डेटा को पूरा एन्क्रिप्ट करके वो आपसे फिर रैनसमवेयर माँगते हैं। तो उसमें जैसे कि जो लॉस हुआ था वो काफ़ी होता है। अगर आप नहीं देते हो तो आपका सिस्टम पूरा बंद पड़ा रहेगा। जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर में क्या है कि पूरा सिस्टम जो है ना 2 महीने तक मैन्युफैक्चरिंग बंद रही। तो वो एक पूरा लॉस हुआ। दूसरा, ये जो एक्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या है कि कुछ जो सोफिस्टिकेटेड एक्टर्स होते हैं वो सप्लाई चेन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कि मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ उन्होंने मैलिशियस कोड डाल दिया, या फिर हमारे हार्डवेयर में कुछ ऐसा इम्प्लांट कर दिया जो लॉजिक बॉम्ब की तरह काम करेगा कि जब जैसे सॉफ्टवेयर में हम जब चाहें तब वो हमारा सॉफ्टवेयर काम ना करे। लॉजिक बॉम्ब में जैसे कि जब वो हमारे सिस्टम को चाहे फंक्शन करना है तो उस टाइम वो फंक्शन ना करे। अब बहुत इसमें इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में जो एग्जांपल्स हमारे सामने आ रहे हैं सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ में, उसमें सोलारविंड अटैक सबसे प्रमुख है। और जैसे कि हार्डवेयर में अगर बात करते हैं तो पेजर अटैक जो भी था वो जिसमें एमुनेशंस पेजर्स के अंदर लगाए गए। तो वो जो है ना इस तरह के ये लोग कैपेबल होते हैं और दे कैन टारगेट एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिकॉज़ दे आर परसिस्टेंट इन देयर एक्टिविटी। सर तो इससे आम लोगों पे क्या इफेक्ट हो सकता है ऐसे थ्रेट्स से? आम लोगों पर इफेक्ट ये हो सकता है जैसे कि हम अगर क्रिटिकल सेक्टर की बात करते हैं, क्रिटिकल सेक्टर में सबसे प्रमुख है पावर सेक्टर। तो पावर की जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली कि पावर सप्लाई 24 घंटे सुचारू रहे, 24/7 आवर्स। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो उसके चलते आपका बैंकिंग भी बंद हो जाएगा, आपका हेल्थ भी बंद हो जाएगा, ट्रेन्स बंद हो जाएगी, तो सारा इकोनॉमी पूरा ठप हो जाता है। अब जैसे एस्टोनिया में जब अटैक हुआ था तो 1 हफ्ते तक पूरा सिस्टम उनका बंद रहा। तो उसमें जन आज की डेट में जैसे कि हम आपसे कहें कि अगर हम पहले की बात करें, अगर पावर 1-2 घंटे नहीं आती तो, लेकिन ये है कि आज की डेट में हम जो सारा काम कंप्यूटर से करते हैं, जो हमारा पूरा काम डिजिटलाइज़ है, जैसे ट्रांज़ैक्शन भी डिजिटलाइज़ है, तो ये पूरा एक असुविधा लोगों को होती है। और अभी ख़ास करके जो यूरोपियन में पावर आउटेज हुई थी, उसमें ये चीज़ देखी गई थी। तो उस टाइम में साइबर अटैक नहीं था, लेकिन ये है कि अगर साइबर अटैक हो तो इस तरह की समस्याएँ लोगों को, आम आदमी को आ सकती है। बेसिकली आप इमेजिन करिए अगर बिजली नहीं रहे और बहुत लॉन्ग सस्टेन पीरियड के लिए नहीं रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हर सेक्शन ऑफ सब सोसाइटी। सेक्टर्स का, यस। तो सो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सीसो रह चुके हैं, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैं साइबर सिक्योरिटी में नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे जब 2019 में सीईसओ का रोल दिया गया तब मैंने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट की, तो वहाँ से मुझे बड़ा इंटरेस्ट जागा। और मुझे लगा कि ये सब लोगों को आना चाहिए। और इसमें जो हमने 3-4 काम किए वो बहुत प्रमुख काम थे। जैसे कि हमने सीए की साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस बनाई। उसमें हम लोगों ने जब बना रहे थे तब हम लोगों ने दुनिया भर के तमाम स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया और लोगों ने क्या-क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किए। हमने उसको उनमें उतार करके हमारे जितने पावर सेक्टर की यूटिलिटीज़ थी, उनके लिए एक गाइडलाइंस बनाई और उनको इसके बारे में अवेयर भी कराया कि आपको ये काम करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हम लोगों ने किया है कि एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाना था, वो सर्टेनली हमें टेम्पलेट दिया था। तो जैसे कि अगर साइबर क्राइसिस हो जाए, तो यूटिलिटी क्या करेगी? तो उस सिलसिले में हम लोगों ने फिर वो अपना प्लान जो है ना यूटिलिटी के जो रिस्क थ्रेट लैंडस्केप है, उसके अंतर्गत उसके अनुसार हमने सीसीएमपी बनाया। और उसमें जो-जो अटैक्स हो सकते थे, फिर यूटिलिटी कैसे-कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करेगी और किन-किन से यूटिलिटी से मदद ले सकती है, तो ये एक हमने वो बनाया उसमें। एक और जो हमने बहुत इम्पोर्टेंट उस टाइम में काम किया, वो ये था कि हम लोगों ने सीसर्ट पावर बनाया। एक ये जो से
सर्ट्स होते हैं, सर्टिन जैसे वो देश को देखती है, सीसर्ट पावर जो है ना पूरे पावर सेक्टर को देखती है, वहाँ पे पूरे जो लॉक्स हैं हर यूटिलिटी के वो विजिबल होंगे। अभी विजिबल नहीं है, अभी केवल मैनुअल मोड में लॉक्स आते हैं, लेकिन ये रियल टाइम वहाँ पे विजिबल होंगे और हम लोग थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे जो पूरी पावर सेक्टर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है और एक सेंट्रलाइज तरीके से सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। So, which metrics are used to determine the security posture in CIIs? बहुत तरीके हैं कि आपकी जो पोस्चर को इवेल्युएट करने के लिए जैसे कि हम लोग C2M2 मॉडल इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों ने अभी जैसे मैं IIT कानपुर के C3I आपके साथ भी जुड़ा हूँ, तो हम लोगों ने एक पूरा CSC-MM मॉडल भी बनाया है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछकर उनके मैच्योरिटी लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है, की पैरामीटर्स हैं, KPIs जो हम बोलते हैं, तो उसमें मीन टाइम टू डिटेक्ट, मतलब कि आप कितनी जल्दी अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। मीन टाइम टू कंटेन, मतलब आप कितनी जल्दी अपने जो अटैक्स हैं उसको रोक सकते हो बढ़ने से, मतलब आगे ना फैले। और मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड, आप कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करते हो, ये एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इतना प्रचलन में नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन और इंट्रूजन प्रिवेंशन का रेशियो। मतलब आप जो है ना जितने डिटेक्ट किए और प्रिवेंट कितने किए, उसका एक रेशियो ये इंडिकेट करता है कि आप कितने इफेक्टिवली उसको प्रिवेंट कर पा रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। So, legacy infrastructure, OT environments और vendor connected networks में से सिक्योर करना सबसे डिफिकल्ट किसको होता है? देखिए वो हम हिंदी में कहावत है, नीम नीम करेला और नीम चढ़ा। तो ऐसी है, अगर OT एनवायरनमेंट है और लेगेसी सिस्टम है तो ये बहुत रिस्की है इसको प्रिवेंट करना। और जैसे वेंडर इक्विपमेंट्स और जैसे मान लो हम मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स को साथ लेते हैं, तो उनके जो विजिबिलिटी हमारे पास रहती नहीं है, तो वो हम डिपेंड करते हैं कि वो अपने सिस्टम्स को कितना सुचारू रखते हैं। या फिर जैसे कि अभी हम बात करें तो जैसे हमारे OEMs भी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिनके इक्विपमेंट्स हम अपने नेटवर्क में लगाते हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी का भी हम लोग है ना इतनी ढंग से सुचारू रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं करना देते। जैसे कि हम पैच मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो पैच अपडेट करना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि उनकी जो सिस्टम को, जैसे कि कोई भी हमें वल्नरेबिलिटीज पता चली तो और उसका पैच नहीं है, तो कैसे उसको हार्डन करना है, कैसे उसको सिक्योर रखना है, वो भी वही बताएंगे। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि हम लोग जैसे कि अभी हमें कुछ पता चला कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स है, लेगेसी सिस्टम्स विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 पे चल रहे हैं। अगर हम उनके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अपग्रेड करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसमें वेंडर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस समय कि हार्डवेयर को चेंज करेंगे तो वो हार्डवेयर की जो चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी हमारी है, वो पूरी हमें पूरे देखना पड़ेगा कि उससे चलते हमारे रिस्क बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो एक ये बड़ा एक चैलेंज है, मतलब लेगेसी सिस्टम इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज टू सिक्योर कीप योर सिस्टम सेफ एंड सिक्योर एंड रनिंग। And an expensive challenge. यस, इट्स एन एक्सेंशियल चैलेंज, बिकॉज जो भी हमारे जो OT में इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और वो उनकी लाइफ होती है 35 ईयर्स के करीब। तो उससे पहले जैसे कि मतलब वो उसको डिस्कार्ड भी करेंगे तो मैनेजमेंट भी अप्रूव नहीं करेगा, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनके जो हमको उनका पैसा रिकवर करने के लिए अलाउ करते हैं, वो भी नहीं अलाउ करेंगे। इसी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी अगला, आपने जो पहले एक बार एक ग्लिम्प्स दे दिया था कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इमर्जिंग थ्रेट राइट नाउ जो कि हम जनरली देख नहीं पा रहे हैं अभी। अभी जो हम थ्रेट नहीं देख पा रहे हैं आज की डेट में, जैसे AI बज़ है, मतलब तो एजेंटिक AI सिस्टम्स जो आज की डेट में बहुत हम लोग प्रयोग करने वाले हैं टू मेक आवर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड मोर रिलायंट एंड मोर रिलायबल, बट इट itself is going to create a lot of vulnerabilities and lot of issues and challenges to keep them secure, because this AI system, they can call autonomously APIs and move data and take chain actions, and these actions can be malicious also, because
they can poison our database also. So, and that is going to be a big challenge. And that's why when we are saying that we will be having a SOAR, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स, तो उसमें हमको जैसे कि सीआईआई में अगर कोई हमने सोल सॉल्यूशन लगाया है, तो ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स को हम लोग कैसे अपने आप में सिक्योर रहेंगे कि भाई कि ये जो रेस्पॉन्स आएगा थ्रू एजेंटिक एआई वो हमारे लिए सिक्योर, हमारे सिस्टम को सिक्योर रखेगा। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सो ऑपरेशनल टर्म्स में कोई भी अटैक होने के फर्स्ट 60 मिनट्स में क्या एक्शन लिया जाता है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि भाई कि जो हमारा डेटा है वो बाहर ना जाए, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का रोकना है, ये सबसे पहला काम है। दूसरा ये है कि हमको ये देखना है कि जो कोई भी हैकर है वो हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेटरल मूवमेंट ना कर पाए। तो ये है कि जो कंटेमिनेशन है कितना लिमिटेड एरिया में उसको रोक सकते हैं, तो वो एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि जैसे कि हैकर्स लोग जब किसी सिस्टम में घुसते हैं तो वो एक ऐसे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जहाँ पे लो प्रिविलेज होता है, तो वो फिर अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करके फिर बाद में वो जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी को कॉम्प्रोमाइज़ करके पूरे सिस्टम पूरा अपना एक कब्जा करके डीडोस अटैक लॉन्च कर सकते हैं या रैंसमवेयर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि वो अपने आप को अपने जो प्रिविलेजेस हैं उसको एस्केलेट ना कर पाए। और सबसे बड़ी जो है भूमिका है वो कि अगर हमें जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम करना है या फिर साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन के लिए डेटा चाहिए, तो एविडेंस कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब तो हमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने पड़ेंगे अपने सिस्टम्स के, क्योंकि क्या है कि जैसे ही हम अपना सिस्टम को शट डाउन भी कर देते हैं या हो जाता है तो फिर वो डेटा लॉस हो सकता है। एक्टिव रैम में जो डेटा है वो उसी को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट हाउ मेनी मिनट्स आर द मोस्ट क्रूशियल? इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर पाते हो। तो जैसे कि अभी हमारे सर्टिन ने एक डायरेक्टिव दिया है कि सबसे विद इन 6 आवर्स आप डिटेक्शन ऑफ अटैक दे हैव टू इन्फॉर्म इट। लेकिन ये है कि जो रिस्पॉन्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स की प्रक्रिया है बड़ी लंबी है और एक्चुअली डिपेंड करती है आपके पास किस टाइप का अटैक हुआ है। तो ये एक इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कितनी जल्दी आप ना अब किस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो सिस्टम आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पैंडेमिक की तरह जैसे जैसे जो इन्फेक्ट हो गया उन्हें हम आइसोलेट कर दें, आइसोलेशन। ओके। सो ऐसा हमने बहुत सुना है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड लेवल पे समझाना काफ़ी डॉन्टिंग हो जाता है कभी-कभी। तो ये किस तरीके से समझा सकते? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। एक्चुअली क्या है कि मैनेजमेंट के पास जब भी हम जाते हैं कि हम हमारे सिस्टम इनसिक्योर है, हमको ये सिस्टम लगाना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि आज की डेट में सॉल्यूशंस आ गए, ईडीआर, एक्सडीआर, सिम, सोर एक्चुअली, और यार ये सारे सॉल्यूशन जो है ना अपने आप में कॉस्टली होते हैं और इनफैक्ट जो मैन पावर होता है उनको भी इन पे ट्रेन करना पड़ता है, तो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जनरली मैनेजमेंट का ये एक अप्रोच होता है कि भाई सब तो चल रहा है, फिर आपको ये लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको जैसे मैंने अभी जैगुआर लैंड रोवर का आपको एक किस्सा बताया, तो उसमें जैसे कि जब कोई अटैक होता है तो तब पता चलता है कि आपका ये अगर सिक्योरिटी सॉल्यूशन लगा रहता तो आप कितना सिस्टम को सिक्योर रख सकते थे, कितने डैमेजेस को बचा सकते थे। डैमेजेस तो छोड़िए, आप अपनी रेपुटेशन को भी कितना बचा सकते थे। जैसे जैगुआर लैंड रोवर का अपने आप में एक रेपुटेशन लॉस भी हुआ और जो डैमेज हुआ वो बताते हैं कि 1.9 बिलियन पौंड का लॉस हुआ उनको, और उनके जो डाउन सप्लायर्स थे, जो वेंडर्स थे, उनको कितना लॉस हुआ इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको लॉस कितना हुआ कि उसको बेल आउट करने के लिए जेएलआर को, तो गवर्नमेंट को अपना लोन उसको उसके लोन को जो है वो गारंटी देनी पड़ी। यही चीज़ें जो है ना हम ये बताना चाहते हैं मैनेजमेंट को, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ए प्रिवेंशन दैट समटाइम्स वी मे सफ़र ए ह्यूज लॉस। जैसे कि एक और कंपनी है जैसे कि M&S कंपनी थी, तो उसका जब लॉस हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं छोटे-छोटे कपड़े गारमेंट्स ही तो बेचते हैं। तो उनको जो साइबर अटैक हुआ तब पता चला कि वो दे सफर्ड ए लॉस ऑफ $440 मिलियन।
So that and loss that they suffered and the opportunity lost to sell and generate the revenue, that also is very important. What skill sets will CISOs need today that were not necessarily required 5 years ago or 10 years ago? 5 साल पहले एआई की कोई नहीं बात करता था, लेकिन आज सब एआई की बात करते हैं। तो आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट है, हमें अब अपने जैसे कि पहले हम साइबर एक्टर्स से लड़ते थे, मतलब उनके साथ अपना एक हमारा द्वंद्व चलता रहता था। तो आज की डेट में जब हम रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग की बात करते हैं, तो एआई रेड टीमिंग एक इम्पॉर्टेंट है। एआई से लड़ना एक बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसकी हम कैसे कंट्रोल कर सकें। जो हमारे एलएलएम्स हैं, वो सिक्योर रहे और जिस ढंग से हमने उसका एल्गोरिदम बनाया है, वो उस ढंग से वो कार्य कर सके। जिससे कि जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको हम अपने एलएलएम के द्वारा रिफाइन करके ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो ये अगर ये एलएलएम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, या जैसे कि जिस डेटा पे अगर वो हम उसको ट्रेन करते हैं, वही डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो वो हमारे फिर एलएलएम सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए कि आज की डेट में हमको एलएलएम की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देना है, और एआई रेड टेकिंग पर। And finally, sir, cyber security is a booming field और आगे बहुत लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं जो कि CIIs में आगे जाके सिक्योरिटी में काम करना चाहेंगे। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि भाई ये साइबर सिक्योरिटी में कोर्स करके हमें करना क्या रोल मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि आज की डेट में हमारे पास मैन पावर शॉर्टेज है, और इतने सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। जैसे कि आप अपना रोल चुनें, जैसे कि आप अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फॉरेंसिक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत सारे रोल्स हैं। आप अपना गवर्नेंस वाला भी, जीआरसी वाला रोल भी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। तो सीआईआई के अंदर खास करके जैसे कि आपको अपना एक फॉरेंसिक एनालिस्ट का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप अपने जो डिवाइसेस और टूल्स हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना और फिर उसको प्लग करना, उसको पैच करना, ये भी एक अहम है। इसमें मैं एक यही कहना चाहूँगा कि जो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो किसी टेक्स्ट बुक पर ना जाएँ, क्योंकि ये जो थ्रेट लैंडस्केप है, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है, और इसके प्रारूप बदलता जा रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसको आपको अपना प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा आपको इसको अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और अपने पीयर्स जो अपने सीनियर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को आपको अपने विज़न में उतारना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप और सीख पाएंगे। और एक्सपीरियंस के थ्रू ही कुछ। If you would like to share concluding remarks, we can do that. यस, हम लोग जैसे साइबर पीस के अंदर हम लोग ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि साइबर पीस में हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस दे रहे हैं, वो बच्चे से लेके बूढ़े तक दे रहे हैं, और एक कॉमन आईटी इंडस्ट्री से लेके सीआईआई इंडस्ट्री तक को दे रहे हैं। तो हम जैसे कि साइबर सिक्योरिटी अपने आप में कोई एक छोटा सा एरिया दायरे में काम नहीं करता। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमारा साइबर फ्रॉड हो गया, तो साइबर फ्रॉड में हमारे पैसे जा सकते हैं। तो जैसे कि ओटी सिस्टम में बात करें, तो हमारे सिस्टम बंद हो सकता है, ठप हो सकता है, जैसे जीएलआर का मैंने बताया है। और जैसे कि अगर हम देखें तो इससे जैसे कि हर कोई प्रभावित हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा अभी खास करके हमारा जैसे कि हमारा वो क्राउड स्ट्राइक सर्वर वाला जो इंसिडेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें जो पैच टेस्टेड नहीं था और पैच अब ऑटोमेटेड अपडेट हो गया था, उससे क्या है, हमारे के बोर्डिंग पासिस नहीं निकल रहे थे, तो हमारे मैनुअल में काम करना पड़ा था। मतलब ये है कि हमको इतनी परेशानी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए लेट अस ऑल कम टुगेदर and understand the risk of cyber attacks actually. And first of all, you should know what are your assets and what are the risks that may come to these assets, and how to mitigate those risks, and how you can plan that you remain unaffected by the developing threat landscape. Thank you, sir. Thank you, Elijah. Thank you for being here with us today. आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आई होप व्यूअर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा है आज के सेशन से। We'll see you again. Thank you for being here. Thank you.